इतनी ज्यादा ठंड में पढ़ने का मन करता किसको है? तो अगर तुम्हारा नहीं कर रहा तो उसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन नीट का एग्जाम आपका ऐसे तो क्लियर नहीं होने वाला। अब नीट का एग्जाम तुम सोचोगे कि तुम सपने देखते रहो और सपने में आए कि तुम नीट में AIR 1 ले आए हो, या फिर लास्ट एक मंथ में तुमने इतनी मेहनत कर ली कि तुम 660 क्रॉस कर गए हो, 650 क्रॉस कर गए हो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये सब आपके दिमाग के बस वो ख्याली पुलाव है जो बहुत अच्छे लगते हैं सिर्फ सोचने में, होते नहीं है ये। ठीक है, तो इस वाले वहम में आइएगा मत। अभी जनवरी है और आपको कोशिश करना है कि इसके एंड तक आप अपना मैक्सिमम सिलेबस कवर कर चुके हो और साथ में रिवीजन स्टार्ट कर चुके हो। फोकस्ड अप्रोच इज दी की। अगर आप फोकस्ड नहीं रहेंगे तो ना तो आप सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और ना ही आप अपना रिवीजन प्रॉपर कर पाएंगे। अब ये चीजें तो हो गई जो हमें बतानी चाहिए थी। इसी चीज पे स्टार्ट करते हैं कि इनऑर्गेनिक का सबसे बड़ा सेगमेंट दैट इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो एक तो क्लास 11th में आपका है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14, और एक क्लास 12th में जहाँ पे आपको 15 से लेके 18 तक पढ़ना है। ठीक, इसके क्वेश्चंस ऐसा कोई पेपर नहीं बनता जिसमें पी ब्लॉक के 3 से 4 क्वेश्चन ना हो। ऐसा किसी साल का पेपर नहीं होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम जो कंपाउंड्स हैं वो आपके पी ब्लॉक्स में लैंड करते हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, जैसे कार्बन की बात करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी क्या है, वो बायोकेमिस्ट्री है जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, सॉरी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस्ड है ना। तो कार्बन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन है बहुत इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स में जितने भी कार्बोहाइड्रेट है आपके कार्बन के कंपाउंड्स हैं। साथ में अगर आप अमाइनो एसिड्स की बात करें तो उसमें क्या है, अमाइन ग्रुप है, फिर एसिडिक ग्रुप है ना। तो इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एलिमेंट्स को पढ़ना, और इसीलिए पी ब्लॉक बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब आते हैं कि पढ़ना कैसे। टोटल यहाँ पे मैं आपको 4 to 5 पेजेस में एनसीईआरटी के की पॉइंट्स कवर करा दूंगी। आपको एज इट इज इतना ही पढ़ना है जो आपको रिटेन रह पाए एग्जाम तक, और इसके कुछ नीट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे। एंड वी आर डेफिनेटली ऑन टारगेट, जो कि हम कोशिश करेंगे कि ये लेक्चर मिनिमम टाइम का रख पाए। फाइन, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पी वाला है, जिसमें जो सबसे ज्यादा देखो क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, पी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो। ठीक है, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएं और वो इधर से इधर एक पीरियड में खिसकते जाएं, जैसे कि 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों है? क्योंकि इनमें जितने भी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, वो सबके पी वाले ऑर्बिटल में भरा जा रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। फाइन, पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सारे एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं पी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। फाइन, अब पी ऑर्बिटल हमें पता है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो तो पी ऑर्बिटल 3 तरीके के होते थे, है ना। 3 पी ऑर्बिटल होते थे और जिसमें हम लोग फिलिंग कैसे करते थे, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6। ठीक है, तो टोटली 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तुम्हारे पी ऑर्बिटल में, क्योंकि 3 होते थे उसमें स्पेशियस ऑर्बिटल्स और एक ऑर्बिटल में तुम 2 भर सकते थे। ठीक, अब आते हैं यहाँ पे, इसी को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, एस सबका भरा होगा, पी में 1 to 6 जितना भरा जा सकता है उतना भरा जाएगा। एक्सेप्शन इसका हीलियम है, क्योंकि हीलियम में क्या होता है, पी ऑर्बिटल शुरू ही नहीं होता है, लेकिन चूंकि वो एक नोबल गैस है, इसके बाद पी ऑर्बिटल की स्टार्टिंग आती है, इसलिए हम लोग इसको पी ब्लॉक में ही काउंट कर लेते हैं। फाइन, अब इसके बाद बात करते हैं आगे। फर्स्ट मेंबर जो सारे ग्रुप का है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, है ना, फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट कहां से होता है? अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो यहाँ पे एस ब्लॉक था, उसके बाद पी ब्लॉक था, है ना। इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन रहती हैं अपने हेवियर कंपाउंड्स को लेके जो कि उसी ग्रुप में है, और कुछ सिमिलैरिटीज भी रहती हैं। और पहला वाला जो मेंबर है वो हमेशा बाकी मेंबर से थोड़ी अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। अब ये देखो, अगर आपको याद हो ना, तो मैंने जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे भी आपको बताया था कि किसी भी ग्रुप का, किसी भी, जैसे एस ग्रुप था, एस ब्लॉक था, तो उसके भी जो ऊपर वाले मेटल्स थे, लीडियम वगैरह, वो बाकी अपने मेंबर्स से प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हैं। क्यों डिफरेंट शो करते हैं? क्योंकि एक तो उनका वेट भी कम रहता है, दूसरी बात उनके पास डी ऑर्बिटल भी नहीं रहता। डी ऑर्बिटल कहाँ आता है? नीचे वाले एलिमेंट्स में, जितने नीचे वाले हैवी वाले एलिमेंट्स हैं उसमें डी ऑर्बिटल आता है। तो डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी भी उनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये सिर्फ यही कहना चाह रहा है, जो पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको वहां पे भी समझाया था, कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में या किसी भी एलिमेंट में जो किसी भी ग्रुप का पहले एलिमेंट होता है, पहले नंबर वाले,
वो बाकी से थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि नीचे वालों के पास डी ऑर्बिटल होता है, ऊपर वालों के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। फाइन। और दूसरी बात, छोटे छोटे साइज के भी होते हैं ऊपर वाले। हम सबको पता है कि ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स ऐड होते हैं, इसलिए साइज बढ़ता है। तो ये चीजें इतनी हम सबको क्लियर है। फाइन। अब देखो 13 की बात करते हैं। देखो 13 बड़ा सिंपल है, सीधे साधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको वो चीजें ध्यान में रखनी है। क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आता कौन कौन है? बोरॉन आता है, एल्यूमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है और एंट्रीनियम आता है। ठीक है, इतनी बातें आ गई। तो क्या क्या हो गया? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इंट्रीनियम। 13 कंसिस्ट है। 13 ब्लॉक, 13 वाले ग्रुप में कितने? 6 एलिमेंट्स है। फाइन। सब में क्या होगा? अगर 13 में रखा जा रहा है तो NH2 यानी s ऑर्बिटल भर चुका है और p का पहला इलेक्ट्रॉन इसमें रखा गया है। अभी और कितने रख सकते हो? 5 रख सकते हो। ठीक, क्योंकि टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। जो मैंने अभी आपको बना के बताया ना कि 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक एक में तुम दो दो भर सकते हो, तो इस तरीके से आप 6 को ऑक्यूपाई कर लोगे। फाइन। अब जो मेटालिक रेडियाई होती है एटम का, वो कभी क्या कह रहा है ये कि मेटालिक रेडियाई ऑफ एटम डू नॉट इंक्रीज रेगुलरली डिसेंडिंग द ग्रुप। मैंने आपको वहां पर समझाया था कि जनरली जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। बट 13 वाला ग्रुप ऐसा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि इसमें कहा जाता है कि जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ता है, लगभग लगभग सेम साइज का रहता है या बहुत कम बढ़ता है। इसका ये मतलब है कि जो मेटालिक रेडियस है जितना बढ़ना चाहिए था ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने के लिए उतना नहीं बढ़ता है ना, उसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम बढ़ता है। इसका मतलब लगभग लगभग सेम रहता है। कैसे? अब यही चीज पूछी जाती है क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, तो ये चीज पूछी जाती है कि डिसेंडिंग डाउन द ग्रुप क्या रेडियस रहता है, तो रेडियस लगभग लगभग सेम रहता है। अब इसके बाद बात करते हैं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? अगर ये इलेक्ट्रॉन आप, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन आपके इसके बाहर घूम रहा है, जितना न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा है आप उतनी सेम एनर्जी दे दो ताकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाए, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी। ठीक। हम सबको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी हमेशा थर्ड वाली ज्यादा होती है सेकंड के कंपैरिजन में, सेकंड वाली ज्यादा होती है फर्स्ट के कंपैरिजन में। ये तो कोई नई बात नहीं है, ये हम सबको पता है। अब आप बोलोगे मैम क्यों? तो बेटा वही तो कह रही हूँ, जाके पहले लेक्चर देखो जहाँ पे आपको मैंने बेसिक्स पढ़ाए हैं, जिसमें आपको बताया है मैंने कि किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड वाली थर्ड वाली कैसे वेरी करती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई पहली बार कोई मुस्कुराते हुए बेवकूफ बना के जाए, है ना, तुम क्या कहोगे? अरे नहीं नहीं बहुत अच्छा इंसान है, कोई बात नहीं, मदद कर देते हैं। सेम वही इंसान फिर से आपके साथ चालूपंथी दिखाए, दोबारा मुस्कुराते हुए सेम चीज करके जाए, तो आपको डाउट होगा कि अरे नहीं नहीं ये तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, लेकिन फिर भी आप मदद कर दोगे, मन मार के ही अपना, लेकिन कर दोगे। अगर आप इंसान हो तो, जानवर हो तो बात नहीं कर रही मैं। ठीक। तीसरी बार वही इंसान फिर आपके साथ वही सेम खेल खेलने आए, तो आप कितने भी ज्यादा अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप रेजिस्टेंट हो चुके होगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जानबूझ के आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, है ना, कुछ हसीन चेहरे जो मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि आपसे कुछ भी करवा लेंगे, कुछ भी करना नहीं होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का फेज आ जाता है। तो वही कहा जाता है कि जो थर्ड, जब तीसरी बार तुम बेवकूफ बना के एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करोगे तो वो भी समझ चुका होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन इतना आसानी से नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? भाई अट्रैक्शन उसका बढ़ जाएगा ना, जब एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, तो वो अब इतनी आसानी से आपको नहीं देगा। तो मतलब जितने ज्यादा बार आप निकालोगे उतना आपको मुश्किल होने वाला है, ठीक है, इसीलिए चालूपंथी किसी से एक बार की जाती है, हमेशा नहीं की जाती। ठीक है। खैर, मजे की बात बाद में, अब आगे देखते हैं। अब देखो, नॉर्मली ये होता है एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पे चूंकि साइज इतना ज्यादा वेरी नहीं करता, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी भी साइज के हिसाब से ही एक्सेप्शन शो करती है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आपको मैंने समझाया था, क्या समझाया था कि बच्चे जब भी आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नॉर्मली आपका साइज बढ़ना चाहिए। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम लगेगा अट्रैक्शन का, तो इसको निकालना आसान हो जाता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी बात की थी। बट चूंकि बोरॉन फैमिली में क्या होता है कि साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, अब इसमें बताओ कोई बहुत ज्यादा बड़ा छोटा थोड़ी हो रहा है, इसमें फिर तुमको आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा जो तुम्हें नॉर्मली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी जो है वो डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए। क्यों घटनी चाहिए? साइज बढ़ रहा है इसलिए, बाहर से निकालना आसान है। लेकिन यहाँ पे चूंकि साइज ही इतना नहीं बढ़ रहा तो इतना ज्यादा नहीं घटती है। तो साइज का और आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या है? साइज, देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? बोरॉन की, मतलब साइज इसका मिनिमम होगा। जितना पास है जो न्यूक्लियस के, उतना उसको निकालना मुश्किल है। तो जितना जो छोटा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, जो जितना बड़ा है उसमें से आसानी से निकाल सकते हो। तो अगर ये तुम
सीक्वेंस याद रख लोगे तो इसका जस्ट उल्टा साइज के लिए हो जाएगा, तो आपको याद रखना आसान पड़ जाएगा। जैसे बोरॉन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। ठीक, ये आपको याद रखना है किसके लिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी के। तो साइज का क्या हो जाएगा, उल्टा, जस्ट इसका उल्टा साइन लगा देना, दैट विल बी फॉर द साइज। ठीक है, मोर और लेस दैट विल बी फॉर द साइज। और इक्विवेलेंट होता है एक्चुअली तुम्हारा थेलियम और गैलियम वगैरह का, जो मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको डील किया था। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाटी रुको, दैट इज भी, रुको मैं एक ट्रिक सिखाती हूँ इसके लिए, दैट इज बी लाइक दिस। ठीक है, अब इसको ऐसे याद रख लो, बाटी गालिन, बाटी गालिन। ठीक है, बड़ा फैंसी सा नाम है, बट बाटी गालिन अगर आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाटी चोखा तो आपने खाया होगा ना, तो उसका आप बाटी याद रख सकते हो, और गालिन। ठीक है, गा से क्या होगा, गैलियम एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद इन से आ जाएगा लास्ट में, इनसे क्या आ जाएगा, इंडियम। ठीक है, तो बाटी गालिन। ठीक है, बाटी गालिन, जैसे बाटी चोखा खाते हैं वैसे ही बाटी गालिन। बाटी गालिन याद रखोगे तो याद रहेगा, बी से बोरॉन, थेलियम, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, गैलियम एल्यूमिनियम इंडियम। तो अगर आप ये याद रख गए तो आपको ये पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा। ठीक है, बाटी चोखा खाते हैं तो बाटी गालिन इज फॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 13। फाइन, अब इतनी चीजें हम लोग को समझ में आ गई। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, दूसरे से इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत। मतलब क्या है, मैंने बताया था फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये एटम जितना छोटा होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियस के पास होगा इलेक्ट्रॉन, तो वो बाकियों के इलेक्ट्रॉन्स भी तो छीनने की कोशिश करेगा ना, क्योंकि जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा बदमाश होता है। छोटे बच्चे ज्यादा बदमाशी करते हैं, और स्पेशली जो पतले हों, है ना, मोटे वाले तो गेट से ही नहीं घुस पाते, हो बदमाशी क्या करेंगे। मतलब उनको छुपन छुपाई खिलाओ तो उनको, उनके पीछे सारे बच्चे छुप सकते हैं, वो नहीं छुप पाएंगे, है ना। तो जितने छोटे लोग होते हैं, मतलब एटम जितना छोटा होगा वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा दूसरे के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखेगा। तो वैसे तो जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये ट्रेंड तब तक फॉलो होता है जब तक आप बोरॉन से एल्यूमिनियम तक पहुंचते हो, उसके बाद इंक्रीज कर जाती है थेलियम तक। बोरॉन से एल्यूमिनियम पहुंचोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी क्योंकि साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन थेलियम वगैरह ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हो जाते हैं, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज इतना नहीं आता। ठीक है, तो ये वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, साइज से ही सबका रिलेशन है, साइज समझ जाओगे तो बाकी चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या बोला है इन्होंने, देखो, the +1 oxidation state become progressively more stable as compared to +3 oxidation state as डाउन दी ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जरा ध्यान से समझना। मैंने आपको बताया पी में आप 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एस में कितने भर सकते हो, सिर्फ 2, 1, 2। अगर कोई पी ब्लॉक का है तो इसका मतलब एस वाला उसका भरा जा चुका है, पी वाला भरना स्टार्ट हो चुके हैं ऑर्बिटल, तभी तो पी ब्लॉक में आ रहा है ना। और अगर एस ब्लॉक का है तो क्या है कि सिर्फ एस ब्लॉक में फिलिंग हो रही है, पी वाला है ही नहीं उसके पास, उसमें फिलिंग नहीं हो रही, यही तो मतलब हुआ ब्लॉक का। अगर इनकी बात करो ग्रुप 13 की, तो ग्रुप 13 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस वाले दोनों भरे होते हैं और पी वाले में सिर्फ एक भरा होता है और बाकी खाली होते हैं। अभी मतलब इसमें 5 और भरे जा सकते हैं, तभी तो ग्रुप आगे बढ़ेगा ना, तभी तो सॉरी पीरियड आगे बढ़ेगा। ठीक, अगर इसमें एक और भर दोगे तो ग्रुप पीरियड जो आपका ग्रुप है वो 14 हो जाएगा, एक और करोगे तो 15 हो जाएगा, एक और करोगे 16, 17, 18, यही तो चलता है पी ब्लॉक में। 13 का क्या मतलब है कि दोनों एस भरे गए और पी का सिर्फ एक भरा गया। अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी, या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाए, है ना, और NH2 बन के एस वाला पूरा फुल्ली फिल्ड होके स्टेबल हो जाए, या तो तीनों के तीनों लूज कर जाए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए। बट भैया, जब मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई भी ऑर्बिटल या तो फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर एस वाला फुल्ली फिल्ड है एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद, तो उसको पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है कि वो 2 एक्स्ट्रा और फेंकेगा इनर्ट गैस बनाने के लिए, नहीं फेंकेगा। वो कहेगा हम एक ही में खुश हैं। जैसे कुछ होते हैं क्लास के टॉपर, उनको चाहिए बिल्कुल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उनको नोबल प्राइज चाहिए, तो उनको चाहिए 100 में से 100। ठीक है, एकदम .1 भी मिस नहीं होना चाहिए। और कुछ होते हैं क्लास में मीडियोकर्स, उनको लगता है ऐसा है भैया,
हम 50% पे पास हो जाएंगे। ठीक, 50% हमको मार्क्स लाने हैं। तो 50% लाने के लिए थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, 50% ले आते हैं। इतनी एक्स्ट्रा मेहनत लगाने की क्या जरूरत है? हम इतने में ही खुश हैं। हम ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हम एक ही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, बाकी मेरे पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है, मतलब मैं 51 नंबर लाऊंगा, पास हो गया, खुश। ठीक, ये वाली कहानी है कि वो चाहे तो इनोबल गैस बना सकता है, लेकिन वो बनाना क्यों नहीं चाहता? कौन इस फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल को हटाए? शांति से पड़ा है, स्टेबल है, स्टेबल रहने दो। काहे लिए तीनों के तीनों हटाना है? तो एक हटा के स्टेबल हो जाओ। ठीक है, ये पूरा खेल है यहाँ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज? कि जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 13 के, वो ट्राइऑक्साइड्स बनाते हैं, और जब हीट किए जाते हैं तो डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये कौन सी नई बात है? ये कौन सी नई बात है? भैया एक बात बताओ, जब ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे तो डाइऑक्साइड्स बनेंगे मैक्सिमम कंपाउंड के। अगर तुमने उसको ज्यादा हीट कर दिया तो ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। देखो, इस एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ हीट किया, उसके बाद इन्होंने ट्राइऑक्साइड्स बना दिए हैं। अगर ऑक्सीजन एबंडेंट है तो, अगर यही ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाएगी तो एक ऑक्सीजन कम चिपकेगा। मतलब ये बेवकूफ बनाने वाली बात है और कुछ है नहीं। ठीक है, फिर भी आप याद रख सकते हो कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लास्ट चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, यहाँ पे भी आपको पढ़ा रहे हैं, है ना? हमको पता है, लेकिन याद तुम कहीं नहीं रखोगे, इसीलिए बार बार पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक होता है। एल्यूमिनियम और गैलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब बिनपेंदी का लोटा, जिधर खिसकाओगे उधर खिसक जाएगा। तुम्हारी बात भी सुनेगा, जिससे तुमने लड़ाई की उसकी बात भी सुनेगा, और दोनों में हाँ हाँ भरेगा। बेसिक कौन कौन से होते हैं? थेलियम और इंडियम के। ठीक है, तो ये बहुत पूछा जाता है। बिनपेंदी का लोटा कौन है? दैट इज एल्यूमिनियम और गैलियम, है ना? गाली बिनपेंदी का लोटा, गैलियम एंड एल्यूमिनियम, यानी एम्फोटेरिक हो गया। ठीक है, बोरॉन भैया पता है कि ऊपर वाला है तो एसिडिक होगा, और वो भी नॉन मेटल है तो डेफिनेट सी बात है एसिडिक होगा। नीचे वाले आ जाओ थेलियम इंडियम पे, ये बेसिक हो जाते हैं। ठीक है, गाली इज एम्फोटेरिक, है ना? एंड गाली इज एम्फोटेरिक, एंड ये थाली याद कर लो, थेलियम एंड इंडियम इज बेसिक। कैसे याद करेंगे? चलो इसकी भी ट्रिक बता देते हैं। क्या ट्रिक है देखिए जरा। बी वाला तो एसिडिक है, गाली, एल्यूमिनियम एंड गैलियम एम्फोटेरिक है, और नीचे थाली थेलियम एंड इंडियम, ये क्या हो जाएंगे आपका? बेसिक हो जाएंगे। ठीक है, बी वाला सबको याद रखना है। क्या? एसिडिक। कैसे याद करोगे? ए बी सी डी पढ़ा है ना कभी कभी? कभी कभी क्या, हमेशा ही पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब ये नहीं याद है तो भैया एक काम करो, वापस से पहले जाओ, है ना, और नवोदय विद्यालय में वापस से पढ़ के आओ, क्योंकि अब तुम एसकेडी या सीएमएस के में पढ़ने लायक भी नहीं हो, अगर तुम 18 साल बाद तुम्हें एबीसीडी नहीं याद आ रही तो। ठीक है, खैर, ए बी आता है ना, तो एसिडिक इज बोरॉन, गाली इज एम्फोटेरिक, थाली इज बेसिक। ठीक, इतनी चीज याद हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है इसके आगे? इसके आगे बताया जा रहा है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम के नाइट्राइड्स कैसे बनते हैं। क्यों बता रहे हो? हमको इतनी अकल है कि नाइट्रोजन के साथ हीट करोगे तो नाइट्राइड बनेगा। ठीक, यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि नाइट्राइड के साथ अगर आपने हीट किया तो नाइट्राइड नाइट्राइड बन जाएगा उसका। ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या स्टेटमेंट है? बोरॉन, क्या स्टेटमेंट है जरा फिर से देखिए। बोरॉन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कलीज इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। बोरॉन सबसे छोटा है, वो कहेगा ऐसा है, हमको इतनी कोई जल्दी नहीं है सबके साथ रिएक्ट करने की, मैं शांति से अपना जीवन जीना चाहता हूँ, तो मेरे को जब तक तुम लोग बहुत कुछ अच्छा नहीं दिखाओगे तब तक मैं रिएक्ट नहीं करने वाला। ठीक है, तुम या तो तुम बहुत स्ट्रांग हो कि हम तुम्हारे साथ रिएक्ट करें। Does not react with acid and alkalis at moderate temperature, but aluminium dissolves acids aqueous alkalis, does amphoteric character। मतलब गाली जो है वो एम्फोटेरिक क्यों है? एसिड और बेस दोनों के साथ क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्योंकि क्या है ना, उसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम बड़ी आसानी से डिसॉल्व हो जाता है दोनों में, इसलिए ये एम्फोटेरिक कैरेक्टर शो करता है। इसीलिए इसीलिए कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड्स random aluminium passive by forming a protective oxide layer on the surface। क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया बोरॉन ऐसा है जो किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करता। वो कहता है ना हम एसिडिक के साथ रिएक्ट करेंगे ना हम बेसिक के साथ। एल्यूमिनियम कहता है मेरे को दोनों के साथ करा लो। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी आसानी से किसी के साथ रिएक्ट करने में बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। ठीक है, तो वो उनके साथ रिएक्ट करा लेते हैं, इसलिए वो एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। अब एल्यूमिनियम को अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रखोगे तो क्या होगा ना कि एल्यूमिनियम उसके साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? एसिड है, तो एसिड के साथ तुरंत रिएक्ट करके प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बना लेता है अपनी सरफेस पे। क्या बना लेता है? प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर अपनी सरफेस पे बना लेता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। ठीक, अगर आप ग्रुप 13 को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो ट्राई हेलाइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्राई हेलाइड्स, है ना? एक्सेप्ट एक्सेप्ट थेलियम। एक्सेप्ट कौन है? थेलियम। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैक्सिमम ट्राइहैलाइड्स बन जाएंगे। To form ट्राइहैलाइड्स एक्सेप्ट थेलियम, थेलियम का बस एक ही हैलाइड पॉसिबल है, दैट इज आयोडीन के साथ। अब आप बोलोगे क्यों, एक बात बताओ। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब देना। सपोज करो एक कपल है, उसमें लड़का जो है बेचारा बहुत, बेचारा क्या, लड़का ही ज्यादा मोटा है, चलो लड़का बहुत मोटा है और लड़की बहुत पतली है, हद से ज्यादा पतली है। जैसे उसको बिल्कुल थायराइड बढ़ा हुआ है, बॉडी में बहुत ज्यादा एकदम ऐसा लग रहा है कि डंडी पे खड़ी है, बस उसकी बॉडी एक डंडे जैसी बॉडी है और उस पे है। और लड़का इतना फूला हुआ कि तुम्हारा मन कर रहा है कि इसको तो मैं रोड पे धक्का दे दूं, तो जो रोड टूटी हुई है ना, वहां पे ये अगर चला जाए तो बाकी सब उस पे गाड़ी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, लोगों का भला हो जाएगा। ऐसा कपल कभी आप सोचते हो कि बहुत टिक पाएगा या आप देखने में अच्छा लगेगा? नहीं। देखो यार, ये मजाक की बातें हैं, जहाँ प्यार हो सब अच्छा लगता है। हाँ, पता था मुझे तुम यही कहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि तुम जिसके साथ हो ना, तुम उसके साथ भी नहीं अच्छे लग रहे हो। ठीक है, खैर, एनीवेज, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, मतलब अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है और दोनों का मेंटल कैपेसिटी भी अच्छी है और तुम्हें देखने में भी अच्छे लग रहे हैं कि दोनों का साइज भी इक्वलेंट है, ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही ज्यादा लंबा है, एक बहुत ही ज्यादा छोटा है, या एक बहुत ही ज्यादा एकदम फूल के गुब्बारा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों एक दूसरे के जैसे हैं, इक्वलेंट हैं, तो देखने में भी तुम्हें अच्छे लगेंगे और साथ में वो ज्यादा कंपैटिबल भी होंगे, मतलब जिसके साथ उनकी ब्रेन की थिंकिंग मैच करेगी वो दोनों आपस में कंपैटिबल रहेंगे। थेलियम क्या है, साइज इसका बड़ा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, डी ऑर्बिटल भी है। वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा ना, वो छोटे छोटे फ्लोरीन के साथ क्यों रिएक्ट करेगा? क्योंकि जब थेलियम बड़ा है, फ्लोरीन बहुत छोटे हैं, थेलियम में एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल भी है, वो किसी छोटे से एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना ही नहीं चाहेगा। तो वो सिर्फ किसके साथ करता है? आयोडीन के साथ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। ठीक है, अब इधर आते हैं, कोवेलेंट ट्राइहैलाइड्स की बात करते हैं। देखो, जो बोरॉन का फ्लोराइड बनता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसलिए बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है। क्या होता है लुईस एसिड? लुईस एसिड का मतलब होता है जो किसी से इलेक्ट्रॉन छीन पाए, और लुईस बेस का मतलब होता है जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाए। तो जो बोरॉन फ्लोराइड बनता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, जो कि फ्लोरीन तो वैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन को तो चाहिए कहीं से इलेक्ट्रॉन दे दो वो खींच लेगा, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाओगे, जिनके सबके साथ फ्लोरीन चिपकाओ, थेलियम को छोड़ के, तो जो जो सबसे अच्छा कौन बैठेगा? बोरॉन और फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज छोटा छोटा है, दोनों ऊपर वाले हैं, तो ये दोनों का पेयर अच्छा बैठेगा। ये थोड़ा कम, ये थोड़ा कम और ये तो बिल्कुल ही कम। जैसे जैसे नीचे बड़े वालों के पास जाओगे उतना ज्यादा फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग खराब होती जाएगी, क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो वो छोटे एलिमेंट्स के साथ ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाता है साइज की वजह से, कि साइज जितना कंपैटिबल होगा वो उतना स्टेबल बॉन्ड बना पाएगा। अब तो वही वो कह रहा है कि वैसे तो ये लोग लुईस एसिड होते हैं, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर से नीचे जाओगे, साइज डिफरेंट होने की वजह से फ्लोरीन इन लोग के साथ अच्छी एसिड बनाता नहीं है नीचे वालों के साथ, इसलिए उनकी लुईस एसिड की कैरेक्टर कम होती जाती है। ठीक है, ये कहा जा रहा है इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स देख लो बोरॉन के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे ही पूछे जाएंगे, दैट इज बोरैक्स। बोरैक्स क्या है? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जिसका फॉर्मूला क्या है? Na2B4O5, ब्रैकेट ये याद रखना, किसका है ये? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, है ना। और ये जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, ये इसका एक्चुअल केमिकल फॉर्मूला है, लेकिन कॉमनली हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Na2B4O7, क्योंकि इसमें टोटल 10 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो 10 वाट H2O लिख देते हैं। ठीक है, मेटाबोरेट्स क्या होते हैं? बहुत सारे मेनी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनका कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, देयरफॉर फॉर्म बोरैक्स बीड एंड यूज टू आइडेंटिफाई देम इन द लैबोरेटरीज। क्या मतलब है इसका? कि ये जो बोरैक्स है ना, इसको जब तुम हीट करते हो तो एक कंपाउंड बनता है, दैट इज मेटाबोरेट। ठीक है, मेटाबोरेट, अब उसके साथ क्या होता है कि मेटाबोरेट के साथ अगर तुम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी डी ब्लॉक वाला रिएक्शन करवाओगे किसी भी एलिमेंट का, तो वो एक पर्टिकुलर कलर की बीड बनाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं बोरैक्स बीड। इसलिए आप पहचान जाते हो कि अच्छा अच्छा, अगर मेटाबोरेट के साथ कोई कलर बना रहा है बीड का, दैट मीन्स वो पक्का कौन सा है? डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, वो है वो। तो हर का अपना अपना कलर होता है, तो ये होता है बोरैक्स बीड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के दिल वाला क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाएगा कि बोरैक्स बीड टेस्ट क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो। क्या होता है? Na2B4O7 को 10 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हीट करोगे तो बनेगा Na2B4O7, जिसको बोलते हैं मेटाबोरेट, और मेटाबोरेट का पर्टिकुलर कलर होता है, इसको बोलते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट। देखो, अभी हम तुम्हें बहुत क्लियरली बोरैक्स पढ़ा रहे हैं और ग्रुप 13 पढ़ा रहे हैं, इससे रिलेटेड तुम्हें क्वेश्चंस भी करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट
यू कैन से नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, कार्बन पे आएगा, क्योंकि कार्बन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। कार्बन जितना पूछा जाता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछा जाता है। यहाँ पे पी ब्लॉक में ग्रुप 13, ग्रुप 14 में ग्रुप 13 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13 आप डिटेल में पढ़ लो। उसके बाद एक छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगी जहाँ पे आपको कार्बन के बारे में भी पढ़ा दूंगी, बट उससे बहुत क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको वो बस देखना है, ताकि अगर इनकेस आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ले जाओ। ठीक है। और पी ब्लॉक की सीरीज हमें कंप्लीट करनी है 4 दिन के अंदर अंदर। मतलब आज आपका पूरा 13 हो जाएगा, कल आपका 14 हो जाएगा, और नेक्स्ट है आपका 15, 16, 17, 18। दो दो ग्रुप एक एक साथ होंगे। ठीक है। अब आगे आते हैं। ऑर्थोबोरिक कंपाउंड क्या है? ऑर्थोबोरिक एसिड, सॉरी, ऑर्थोबोरिक एसिड होता है H3BO3। ठीक, जो कि व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और सोपी टू टच होता है। ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफाइंग एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरैक्स। मतलब ये बोरैक्स ले लिया इन्होंने, इसको एक एसिड के साथ मिला दिया तो क्या बन जाता है? बोरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? BOH3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो H3BO3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के दिल वाला क्वेश्चन। फिर आते हैं आगे। बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड। जनरली एसिड क्या होते हैं? जो तो क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, जो सोल्यूशन में H प्लस दे दे वो एसिड, जो सोल्यूशन में H प्लस दे दे वो एसिड। बोरिक ऐसा बोरिक एसिड ऐसा एसिडिक नहीं है, इसलिए ये एआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ये लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है? क्यों लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है? क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। तो बचता क्या है यहाँ पे? सिर्फ प्रोटॉन, यानी H प्लस। खुद से प्रोटॉन नहीं निकालता, ये बहुत चालू लोग हैं। एसिड उनको कहते हैं जो H प्लस निकाले, ये कहता है हम एसिड है लेकिन हम H प्लस नहीं निकालेंगे। लोग कहते हैं फिर हम तुमको एसिड क्यों बोले? ये कहता है कोई बात नहीं, एसिड को एसिड बोलने के लिए पानी तो दोगे ना। लोग कहते हैं हाँ। ये कहता है मैं पानी से H प्लस निकलवा दूंगा, उसका इलेक्ट्रॉन छीन के। ठीक है। तो ये वो चालू वाले लोग हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन अपना नहीं निकालते हैं H प्लस, ये दूसरे वाटर से निकलवा देते हैं H प्लस, उनका इलेक्ट्रॉन छीन के। ठीक। डाइबोरेन सिंपलेस्ट बोरॉन का हाइड्राइड है। कैसे बनाया जाता है? बोरॉन फ्लोराइड के साथ अगर लीथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालो, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिएजेंट होता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो किसी को भी रिड्यूस कर देता है, तो वहां पे क्या बनता है? बोरॉन का हाइड्राइड बनता है। उसके बाद अगर आप ये देखें, Na2B4 Na2BH4, इसको अगर आप आयोडीन के साथ मिलाएं तो आपका बन जाता है डाइबोरेन। क्या बनता है? डाइबोरेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन है और ये आपका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, कि आप फ्लोरीन के साथ क्या कर रहे हो? NaH मिला दे रहे हो, जिसकी वजह से डाइबोरेन बन रहा है। अब ये डाइबोरेन के तीनों रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। बोरॉन के कंपाउंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर तुम क्लास 11th की पी ब्लॉक समझना चाहते हो, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डाइबोरेन पहली बात तो नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में नहीं है, इसका एक ऊपर भी प्लेन है नीचे भी प्लेन है। इसमें जो बी वाला है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। सही बात है भाई, बी वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके साथ साथ इसमें चार क्या होते हैं? चार बॉन्ड बनते हैं। चार बॉन्ड बनते हैं। चार कैसे बॉन्ड बनते हैं? बोरॉन और हाइड्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जो कि सेम प्लेन में लाई करते हैं। ठीक। लेकिन दो ब्रिज एटम के साथ, ब्रिज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनते हैं, इनको बोलते हैं बनाना बॉन्ड्स। बनाना बॉन्ड्स क्यों बोलते हैं, जरा ध्यान से समझना बेटा। एक बोरॉन ना क्या करता है? चार नॉर्मल बॉन्ड बनाता है और उसके साथ दो एक्स्ट्रा ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड कर लेता है। इसको हम लोग बोलते हैं बनाना बॉन्ड, क्योंकि ऊपर नीचे इस तरीके से बनाना के शेप में इनको दिखा तो इन्होंने बोल दिया बनाना बॉन्ड। ठीक है। अब आपको ये चीज याद रखना है, बनाना बॉन्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो बोरॉन बॉन्ड बना रहा है ना हाइड्रोजन के साथ, उसमें देखो दो सेंटर है, एक बोरॉन का एक हाइड्रोजन का, और दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इसके एक इसके। ठीक। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है नॉर्मल। लेकिन ये जो ऊपर बनाना जैसा बन रहा है प्लेन के ऊपर और नीचे, इसमें क्या हो रहा है? सेंटर तीन आ रहा है, एक बोरॉन, दूसरा बोरॉन, तीसरा हाइड्रोजन। लेकिन लेकिन दो ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक बोरॉन का एक हाइड्रोजन का, बाकी कोई शेयर ही नहीं कर रहा। इसलिए हम इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड, चालू बॉन्ड, जिसमें सेंटर तीन है, बस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दो ही लोग कर रहे हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये अबव एंड बिलो दी प्लेन लाई करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अब आगे आते हैं। कई बार तो एम्स का एग्जाम होता था तो ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड लेंथ पूछ लेते थे, बट आप लोग लकी हैं कि अब एम्स का एग्जाम नीट में कंबाइन कर दिया गया है। ठीक है। फिर आते हैं बोराजीन। बोराजीन क्या है? B3N3H6, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन। देखो बोरॉन में दो चीजें, इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोरॉन में होता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोरॉन में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी बोराजीन, B3N3H6, यहाँ पे C6H6 होता था, C6 को हटा के B3N3 कर दो। यहाँ पे डायबोरेन को अगर तुम अमोनिया के साथ हीट करते हो ना, तो ये ऐसा कंपाउंड बनाता है। डायबोरेन हीटेड विद अमोनिया गिव्स यू दिस कॉम्प्लेक्स, जो कि इंटरमीडिएट, तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसको हीट करोगे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? बोराजीन बन जाएगा। राइट। बोराजीन बन जाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन। फाइन। अब
डाई बोरोहाइड्राइड्स क्या है? बोरोहाइड्राइड्स आर टेट्राहाइड्राइड, मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है ये, बोरोहाइड्राइड्स हो या टेट्राहाइड्रोबोरेट्स हो, क्या मतलब है? चार हाइड्रोजन लगा दो बोरॉन के ऊपर, उसी को बोल देते हैं टेट्राहाइड्रोबोरेट्स। ठीक है। ऑफ मेटल, भैया ये चार लगाओगे तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो एक मेटल से तो बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं ये लोग? डाइबोरेन को हीट कर देते हैं, किसके साथ हीट कर देते हैं? मेटल हाइड्राइड के साथ। सब आपस में चिपक जाते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसमें कि मेटल आयन बाहर रहता है और टेट्राहाइड्रोबोरेट अंदर हो जाता है कॉम्प्लेक्स के। ठीक है। मतलब मेटल से उसका देखो बोरॉन बहुत चालू कंपाउंड है, सबसे सब कुछ छीनता ही है। अगर तुम मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराओगे, ये क्या करेगा? टेट्राहाइड्रोबोरेट अंदर बना लेगा, मेटल को बाहर चिपका देगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये क्या करता है? बनाना बॉन्ड भी बनाता है, मतलब तीन सेंटर पे सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन घुमाता है, कहता है यार बस दो ही है मेरे पास, तुम घूमते रहो, हम बनाना बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएंगे, है ना? तो ये चीजें आपको याद में रखनी है। ये हम लोगों ने पूरा बोरॉन पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। मैं चाहूँ तो आपको ग्रुप 14 तुरंत पढ़ा सकती हूँ, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस करना बोरॉन के, क्योंकि बोरॉन के क्वेश्चन ही नीट में पूछे जाते हैं। ग्रुप 14 हम लोग एक छोटे से लेक्चर में, जो कि मुश्किल से आपका 15 से 20 मिनट का होगा, वहां पे आप देख लेंगे ग्रुप 14 के बारे में, और जो इसके जस्ट बाद अपलोड होगा। फाइन। Boric acid has a polymeric structure in which BO3 units are joined by। देखो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब तुम लोग ऐसे तो मेरी बात मानोगे नहीं कि एनसीईआरटी ही इंपॉर्टेंट है ना? तुम लोग का मन कैसे भरेगा 10-10 घंटे के जब तक लेक्चर ना देखो, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ना बनाओ, बॉन्ड्स ना बनाओ, नहीं मन भरेगा, मुझे पता है। इसीलिए तो मैं नीट के क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना है एज इट इज वही नीट में पूछ लिया जाता है। एज इट इज उठा के वही कॉपी कर देते हैं। बोरिक एसिड का ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, यहाँ पे भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो वही चीज पूछा गया है कि बोरिक एसिड में जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है वहां पे BO3, तीन ऑक्सीजन लगे रहते हैं ना, वो कैसे ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से? तो आपको पता होना चाहिए कि दो बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, इसीलिए वो बहुत स्टेबल होते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत हीट करना पड़ता है। देखो, एक ये बोरिक एसिड का मॉलिक्यूल होगा जहां पे एक ऑक्सीजन लगा होगा, ये दूसरे से कैसे ज्वाइंट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ठीक, फिर एक ये मॉलिक्यूल होगा जो तीसरे से कैसे ज्वाइंट होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, जैसे बहुत सारी बेंजीन रिंग आपस में चिपकी हुई हो ना, वैसे ही आता है बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ठीक। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ज्वाइंट रहते हैं। फाइन। अब इधर आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड एंड बोरैक्स इज हीटेड विद द फ्लेम लूप ऑफ प्लैटिनम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कोबाल्ट मैंने बताया था, क्या बताया था? मेटाबोरेट। कैसे होता है? बोरैक्स को जब आप हीट करोगे तो बनता है मेटाबोरेट्स। मेटाबोरेट को अगर आप हीट करो तो ये जो कंपाउंड बनता है इसके बनने से NaBO3, इसको जब भी आप क्या करोगे, किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ हीट करोगे तो बनाता है क्या? बीड। जिसको आप लोग क्या बोलते हो? बीड टेस्ट। वही तो टेस्ट होता है ना कि हाँ वो डी ब्लॉक का है कि नहीं। तो कोबाल्ट जो है डी ब्लॉक का, वो जब तुम हीट करते हो मेटाबोरेट्स को, तो B2O3 जो ऑक्साइड निकलता है ना, उसके साथ बनाता है कोबाल्ट मेटाबोरेट, जो कि ब्लू कलर का होता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक बार पूछा गया था नीट में। कई बार सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन आउटसाइड कर देते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज चेक करने के लिए, ताकि वो रैंक डिसाइड कर सके। तो ये आपके रैंक वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। तो ये चीज, और वैसे ये जेई में भी बहुत पूछा जाता है, बोरैक्स बीट टेस्ट। मेटाबोरेट को हीट करने के बाद जो B2O3 बनता है, उसकी वजह से बोरैक्स बीट टेस्ट आता है। ठीक है। अब आगे आते हैं। आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। क्या है इसमें? इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? बोरॉन के क्लोराइड को हम लोग हीट कर रहे हैं अमोनियम सॉल्ट के साथ, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको NaBH4 के साथ हीट कर देना है। तुम्हें याद आ रहा है यहाँ पे हमने इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाई है। अगर आपको याद हो, ये देखिए, इनऑर्गेनिक बेंजीन कैसे बनाया है? डाइबोरेन बना के अमोनिया के साथ हीट कर दिया है। यही तो किया है डाइबोरेन बनाने के लिए। और डाइबोरेन कैसे बनाया है हमने? किसी भी मतलब आप कह लो फ्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ अगर आप हीट कर देंगे, है ना, तो क्या बनेगा? डाइबोरेन बन रहा है। तो यही चीज यहाँ पे क्वेश्चन में पूछी गई है। क्या पूछा गया है? कि यहाँ पे मेरे पास उसका क्लोराइड है जो मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ डाल रही हूँ। अमोनियम क्लोराइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट ही तो है। तो ये हाइड्रोजन इस पे चिपका देगा, तो बनेगा क्या? डाइबोरेन B2H6। क्या बन जाएगा? यहाँ पे डाइबोरिन बनेगा, और उसके बाद डाइबोरिन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? B3N3H3Cl3। सब आपस में चिपक जाएंगे। मैंने आपको यहाँ पे डाइबोरिन पढ़ाया था तो बताया था ना। और उसके बाद जब आप इसको हीट करोगे और ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में, तो आपका बन जाता है ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, यानी B3N3H6। ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन मैंने आपको इसलिए दी है ताकि ये रिएक्शन आपकी एक्स्ट्रा ऐड हो जाए और आप इसको एज इट इज याद रख पाओ। नहीं पता है तो ट्रिक लगाओ। क्या ट्रिक लगाएं?
कि अगर बोरॉन का क्लोराइड है और उसको मैं किसी के साथ भी हीट करूंगी तो क्या बनेगा, चालू कंपाउंड डायबोरिन, डायबोरिन बन गया एक्स वाला। डायबोरिन जैसा बहुत सारे बनेंगे तो आपस में चिपकते जाएंगे, देखो सब कुछ आपस में चिपक गया है। और लास्ट में क्या है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालोगे बोरेन के कंपाउंड डालने के बाद तो तुम्हें लास्ट में इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाना ही बनाना है, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है ही नहीं जिसमें हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हो। और नाइट्रोजन का सोर्स तुमको यहाँ बार बार दिख रहा है, क्या है, अमोनियम क्लोराइड। समझ रहे हो, ये चीज ट्रिक लगा के आपको करनी है। फिर आते हैं डायबोरेन्स के बारे में, क्या पूछा गया है। डायबोरेन्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें क्या होते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, दो हाइड्रोजन आटम एक प्लेन में रहते हैं और चार हाइड्रोजन आटम अबव दी प्लेन रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दो हाइड्रोजन आटम एक प्लेन में रहेंगे और बाकी चार अबव दी प्लेन रहेंगे। ठीक, तो यही चीज वहां पे पूछी जा रही है और आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है कि इसमें दो ब्रिज्ड हाइड्रोजन आटम होते हैं और चार हाइड्रोजन आटम जो होते हैं वो एक प्लेन में रहते हैं, ब्रिज्ड वाले बनाना बॉन्ड्स। ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वस सोल्यूशन है बोरिक एसिड का, वो वीकली एसिडिक है, इसका एसिडिक कैरेक्टर क्यों है। अभी तो बताया था, चालू कंपाउंड क्या करता है, एक्वस सोल्यूशन में वाटर का ही क्या करता है, वाटर का ही H प्लस निकलवा देता है, अपना नहीं निकालता, वाटर का निकलवा देता है। तो ये प्रोटिक एसिड है, गलत बात, ये लुइस एसिड है, प्रोटिक एसिड नहीं है, अपना H प्लस नहीं निकालता। प्रोटिक एसिड वो होते हैं जो अपना खुद से H प्लस निकाले, ये वो करता नहीं है। ये लुइस एसिड है, क्यों, क्योंकि ये ना वाटर से OH छीन लेता है जिसकी वजह से वाटर का H प्लस बचा रह जाता है, तो वो एसिडिक कर देता है। ओके, अब ये बोरॉन नाइट्राइड, वही इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, याद आया, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट मैं बार बार बता रही थी आपको कि एक होता है ऑर्गेनिक ग्रेफाइट जो कि कार्बन का कंपाउंड होता है, एक होता है बोरॉन नाइट्राइड जिसको आप लोग बोलते हो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब इसमें ना मैंने एनसीईआरटी के टोटली क्वेश्चंस कवर किए, साथ में ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक ये वाला और एक ये वाला, जो आपकी एनसीईआरटी से आप कह लो थोड़े से आप कह लो बाहर दिए हुए हैं, बट जेई में पूछे गए हैं बार बार और आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में दिए हुए हैं ये चीजें। ठीक है, तो इसलिए आपको ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है और इसी तरीके से पढ़ाई करती रहनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और रिएक्शन देखो, फिर से यहाँ पे क्या है, NaBH4 को हीट किया जा रहा है आयोडीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, डेफिनेट सी बात है, लास्ट वाले से चलते हैं, XYZ। ठीक है, फ्लोरीन के साथ हीट कर रहे हैं तो फिर से बन रहा है X और P, और फ्लोरीन के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ हीट कर रहे हैं तो फिर से बन रहा है X और P। ओके, एक चीज बताऊं, एक ट्रिक लगा सकते हो तुम, क्या ट्रिक लगा सकते हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो बेटा कभी भी बोरॉन के कंपाउंड के साथ अगर तुम्हें हाइड्रोजन दिखे और कहीं भी हीट किया जा रहा हो तो डायबोरेन तो जरूर बनता है, तो B2H6 पहली चीज बन ही रहा है, तो बी ऑप्शन में है, ऑप्शन ऑप्शन सी में भी है। BH3 तो स्टेबल ही नहीं होता ना, BH3 कोई कंपाउंड थोड़ी होता है, B2H6 डायबोरेन से स्टेबल होता है, पहला वाला तीन वाला हाइड्राइड स्टेबल ही नहीं होता, या तो बी होगा या तो सी होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं, उसके बाद आते हैं कि अब हम ये कैसे पहचाने कि एक्स क्या है, जेड क्या है, आगे वाले रिएक्शंस क्या है। सबसे लास्ट से फोकस करते हैं, एक्स आपको पता चल गया क्या है, डायबोरिन यानी B2H6। ठीक, क्यू क्या होगा, एल्यूमिनियम बचा है यहाँ पे, जरा ध्यान देना, तो एल्यूमिनियम भी तो अपना हाइड्राइड के साथ सॉल्ट बनाएगा और फ्लोरीन के साथ सॉल्ट बनाएगा, यानी क्यू और आर जो होगा उसमें एल्यूमिनियम आपको जरूर मिलेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो जब B2 यहाँ पे क्या बना, B2H6 बना, तो बोरॉन और हाइड्रोजन यूज आ गए। अभी आपके पास बचा क्या है, आपके पास बचा है फ्लोरीन, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन, तो एल्यूमिनियम भी तो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो इसमें देखो किसमें एल्यूमिनियम का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना हुआ है, क्यू एंड आर की बात कर रहे हैं हम, राइट, क्यू एंड आर की बात कर रहे हैं। तो क्यू में लिथियम फ्लोराइड स्टेबल होता नहीं है, लिथियम फ्लोराइड ही स्टेबल होता है, एल्यूमिनियम फ्लोराइड भी स्टेबल होता है और NaF भी स्टेबल होता है, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वाई वाला क्या है, ऊपर बच रहा है, यहाँ पे सोडियम के साथ क्या चिपकेगा, आयोडाइड चिपकेगा, तो NaI हो जाएगा। ठीक है, जेड वाला सिर्फ हाइड्रोजन बचेगा। क्यों यार, एक कॉमन सा कंसेप्ट याद रखो कि जब भी इनऑर्गेनिक में कोई ऐसा बड़ा सा सॉल्ट डालते हैं बोरॉन के साथ तो डेफिनेट सी बात है डायबोरिन तो बनता ही बनता है, उसके साथ जो बच गया अब वो बचे हुए कंपाउंड के साथ अपना इधर उधर चिपकाता चलेगा। फाइन, तो B2H6 बनेगा ही बनेगा, ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन जरा क्यू और आर देखिए, क्यू और आर अगर आप देखेंगे दोनों में, तो इसमें क्या है, क्यू और आर दोनों को सेम कंपाउंड बता दिया है। अरे भैया सेम होता तो वो क्यू और आर अलग अलग क्यों लिखते, इतना कॉमन सेंस तो अप्लाई करो, तो इसलिए आपका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। वैसे ये एम्स में आया था। ठीक है, तो अगर आप नीट के लेवल पे ये नहीं भी कर पा रहे हो तो मत परेशान होना, लेकिन मैंने आपको ट्रिक सिखाने के लिए ये चीज बता दी है। फाइन,
कि कभी भी बोरॉन को अगर किसी के साथ हीट करते हैं, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ या किसी भी फ्लोराइड वगैरह के साथ, तो कोशिश करना हमेशा डाइबोरॉन बनाने की। और डाइबोरॉन बनाने के बाद जो भी एलिमेंट्स बच जाए उनको आपस में चिपकाना है। हाइड्राइड बना के चिपकाओ, फ्लोराइड बना के चिपकाओ, तुम्हें चिपकाना है, वो चीज ध्यान देनी है। ठीक है, इसी के साथ स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।